हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम फिज़िक्स के फर्दर एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो हमारा अभी जिस सब्जेक्टों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर का नाम है वेव एंड ऑसिलेशन और जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रोग्रेसिव वेव। तो सबसे पहले ये समझना है कि प्रोग्रेसिव वेव किसके कहते हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव में जनरल सा एक्सप्लेनेशन इसकी कर देते हूँ। प्रोग्रेसिव वेव वो वेव जो ट्रेवल करते हैं, वक्त के साथ साथ ट्रेवल करते हैं, यानी ट्रेवलिंग वेव को हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। और इसका सम हमारे पास होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव प्लस ट्रांसवर्स वेव। तो इसको फर्दर फिर टॉपिक में मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ पे इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ ट्रेवलिंग वेव passes a point of vibration. At this point, the time interval between the successive crust is 0.2 सेकंड एंड डैश। आगे फिर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ को समझना है। ये हमारे पास एक वेव है जो कि इस पॉइंट से या इस पॉइंट से क्रस्ट के सक्सेसिव या मीन पोजीशन जो पॉइंट है उससे ये पास करता है। अगर दो क्रस्ट यानी एक कंप्लीट वेवलेंथ के लिए अगर इसके ड्यूरेशन 0.2 सेकंड हो तो कहते हैं कि इसका क्या कौन सा ऑप्शन यहाँ जो है वो करेक्ट आएगा। यानी इसका वेवलेंथ फिर 5 मीटर होगा, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज होगी, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोपेगेशन 5 मीटर पर सेकंड होगी और डी ऑप्शन में कहते हैं द वेवलेंथ इज 0.2 सेकंड। तो यहाँ v इक्वल टू एफ लेमडा की इक्वेशन से हम इसकी स्पीड को भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ किस तरह फाइंड करेंगे। तो टाइम गिवन था 0.2, एफ इक्वल टू 1/t के फार्मूले से जब 1 और t की जगह 0.2 की वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 5 हर्ट्ज। तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी दी फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज फॉर द टाइम 0.2 सेकंड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिस्टेंस आर, अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो अगर ए है, एक डिस्टेंस आर के लिए, टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है आर के लिए, फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स एक्स, और जहाँ से ये सोर्स जनरेट, जहाँ से ये वेव जनरेट हुआ है जिस सोर्स पॉइंट से उसका नाम एक्स है, द एम्पलीट्यूड एट अ डिस्टेंस टू आर, अगर इस आर को हम डबल करें तो इसके एम्पलीट्यूड के साथ क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स होगा, यानी एक्स पोजीशन से 2 डबल हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई एक्स होगा सोर्स पॉइंट से, या ए एक्स बाई 2 होगा या एक्स बाई 4 होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी, इस वेव की इंटेंसिटी है जो है वो उसका डायरेक्ट रिलेशन है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ। बट इसी एम्पलीट्यूड का इन्वर्स रिलेशन है इस फासले के साथ। तो यहाँ अगर हम इंटेंसिटी वाले पे जाएं तो ए और एम्पलीट्यूड जो है वो होगा एक्स बाय हाफ। एक्स बाय हाफ ये इसलिए होगा कि क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट को डबल किया। जब आप टोटल डिस्टेंस को डबल करेंगे तो डी इसके इन्वर्स में आएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड और डी जो है ये एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में है। सो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, एज अ वेव प्रोपगेट, जब एक वेव प्रोपगेट होता है द वेव इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, किया इस वेव की इंटेंसिटी जो है वो हमेशा के लिए एक जैसी रहेगी फॉर अ प्लेन वेव, एक प्लेन वेव के लिए। द वेव इंटेंसिटी डिक्रीज इज द इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स फॉर अ स्फेरिकल वेव, एक स्फेरिकल वेव के लिए सोर्स से जब ये वेव मूव करेगा तो इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी डिस्टेंस के साथ। द वेव इंटेंसिटी डिक्रीज इज इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द स्फेरिकल, इसी स्फेरिकल वेव के लिए यानी सर्कुलर वेव के लिए इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के साथ ये डिक्रीज होगी फ्रॉम द सोर्स ऑफ अ स्फेरिकल वेव, जो जिस सोर्स से ये वेव जनरेट हो रहे हैं। या डी नंबर ऑप्शन है टोटल इंटेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल वेव, इस स्फेरिकल वेव की टोटल इंटेंसिटी जो है ओवर द स्फेरिकल सरफेस, किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए सेंटर्ड एट द सोर्स रिमेन कांस्टेंट, टोटल इंटेंसिटी जो होगी जो इससे निकलने वाले जितने भी स्फेरिकल वेव है इसकी सरफेस पे ये इंटेंसिटी जो है ये क्या होगी, रिमेन कांस्टेंट होगी एट ऑल टाइम, तमाम टाइम के लिए। और ई नंबर ऑप्शन है बोथ ए सी एंड डी। और या ये वाला रिमेन इंटेंसिटी, इसकी वेव की इंटेंसिटी जो है वो हमेशा के लिए रिमेन कांस्टेंट रहेगी।
और सी नंबर में कहते हैं द वेव इंटेंसिटी डिक्रीज, और जब वेव फर्दर मूव करेगा तो इसकी इंटेंसिटी वक्त के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होगी। और डी नंबर ऑप्शन है टोटल इंटेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल वेव ओवर द स्फेरिकल सरफेस सेंटर्ड एट द सोर्स रिमेन कांस्टेंट। सब के लिए यहाँ से निकलने वाला सेम पॉइंट से निकलने वाला वेव जो है उसकी इंटेंसिटी तो सेम होगी, लेकिन जब ये ज़्यादा दूर फासले पे जाएगी तो इसकी इंटेंसिटी यहाँ 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 से पास होने वाले वेव की इंटेंसिटी जितनी भी पास होते हैं वो तो सेम होगी, लेकिन इस और इस इंटेंसिटी वाले वेव की फ्रीक्वेंसी इस वेव की इंटेंसिटी पर सेम नहीं रहती, ये वक्त के साथ डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास विद द प्रोपगेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू अ मटेरियल मीडियम। विद द प्रोपगेशन ऑफ एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो किसी मीडियम से क्या कर रहा है, मटेरियल मीडियम से पास हो रहा है। द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड इन द प्रोपगेशन डायरेक्शन आर डैश। द क्वांटिटी वो मकदार है जो ट्रांसमिट होती है द प्रोपगेशन डायरेक्शन में, जिस तरफ ये वेव जो है मूव कर रहा है, और ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। वो वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल 180 के साथ वाइब्रेट करते हों, ऐसे वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें पार्टिकल मूव करते हैं। तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन है एनर्जी, मोमेंटम एंड मास। जो वेव के पार्टिकल हैं क्या ये एनर्जी, मोमेंटम और मास दोनों को मूव करते हैं? बी, एनर्जी, सिर्फ एनर्जी मूव करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव की। एनर्जी एंड मास, या एनर्जी भी और साथ में पार्टिकल भी, या एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, या इसके साथ लीनियर मोमेंटम एम वी और प्लस एनर्जी होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ये है जब लॉन्गिट्यूडनल वेव के पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं तो इसकी मोमेंटम दूसरे फर्स्ट पार्टिकल अपना मोमेंटम सेकंड सेकंड थर्ड फर्दर इसी तरह, और साथ में एनर्जी भी, क्योंकि मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशन भी है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन भी है, तो पार्टिकल अपनी एनर्जी मोमेंटम के साथ साथ दूसरे पार्टिकल को शिफ्ट करती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग एंड share my channel and subscribe my channel and share my channel with other friend for a conceptual method. Thank you.